नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल नॉलेज मोर में। अभी हम लोग वर्ल्ड जो करंट इवेंट्स है जनवरी का उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम जो है करंट इवेंट्स जो भी हैं, करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के या उससे बाद आने वाले जो करंट इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही स्पीड में हम उनको कवर कर लेंगे ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। आप एग्ज़ाम जब होने वाला हो तो आपकी पूरी तैयारी हो इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो इंडिया के करंट इवेंट्स का जो है अब हम जनवरी मंथ का डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला टॉपिक है हमारा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2021 जारी कर दिया गया है। क्यों चर्चा में है देख लेते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, द्वारा, पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसके द्वारा, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या है प्रमुख बिंदु, किस स्टेट को कितना मिला है, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर रैंक और किस स्टेट के अंदर कितना फॉरेस्ट है वो देख लेंगे। ठीक है, प्रमुख बिंदु है कि ISFR जो है 2021 भारत के जंगलों में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव क्षेत्र, जानवरों की बढ़ती संख्या और भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव, SAR डेटा का उपयोग करके ज़मीन से ऊपर बायोमास के अनुमानों और जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगहों यानी हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं। ठीक, देश का कुल वन वृक्षों से भरा क्षेत्र जो है वो 18.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूरे देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.62% है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ठीक, तो की पॉइंट्स देखते जाइए आप। ठीक है, इसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्रों में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। ठीक है, वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है। ठीक, जो खुला जंगल है जहाँ किसी भी तरह से वो आरक्षित नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यह बहुत घने जंगल में देखी गई है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जंगल है वो काफ़ी घना जंगल है। ठीक है, घने जंगल वही होते हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद तेलंगाना 632 यानी सेम पड़ोसी ही राज्य है, और उड़ीसा, तीनों ही पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक, और सबसे ज़्यादा बाघ भी जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ मिडिल में है। ठीक, इसको मध्य भारत के अंदर ही रखते हैं। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक, उड़ीसा जो है वो पूर्वी तट पे है और महाराष्ट्र जो है वो पश्चिमी तट पे है। ठीक, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य जो है वो मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो वर्षा भी होती, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मिजोरम जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है जहाँ 84.53% जो है वो जंगल के मामले में सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है उसके पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकेंड नंबर पे है 79.33। ठीक, और मेघालय जो है वो 76 है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है मनसीराम में वर्षा होती है। ठीक, मणिपुर चौथा ऐसा स्टेट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही भाग है। ठीक, इसमें जो है 74.34% और नागालैंड 73.90%। ये पांचों जो राज्य हैं यहाँ सबसे ज़्यादा वनावरण है। ठीक है, भारत देश के अंदर 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जो है वो 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। जबकि 12 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, असम, उड़ीसा,
ये जो हैं इसके 33% से 75% के बीच के वन आवरण क्षेत्र हैं, ठीक है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 4,992 वर्ग किलोमीटर की है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है, ठीक। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक जो है वो 3 वर्ग किलोमीटर। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक जो है वो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्शा रहा है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि क्या हुई है? 39.7 मिलियन टन हुई है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं फरवरी मंथ के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि जनवरी मंथ में क्या था। तो चर्चा में क्यों है कि मत्स्य विभाग एवं भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया है। प्रमुख बिंदु है कि ये चैलेंज देश के भीतर स्टार्टअप्स को मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और मतलब जो भी जल के अंदर जो जलीय जीव होते हैं उनके पालन के लिए, ठीक है, और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर अपने अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने उद्देश्य शुरू की गई है, ठीक। और इसके अलावा जो है वो है कि इस क्षेत्र के भीतर स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और उद्यमिता मॉडल की एक मजबूत नींव स्थापित करने की चुनौती की उम्मीद है। मत्स्य विभाग ने चैलेंज के लिए 3.44 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है। नोट में हमारे लिए है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं देख रही है भारत सरकार और 2024 से 25 तक इस क्षेत्र से 1 लाख करोड़ के निर्यात वाले लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। भारत जो है वो मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, क्योंकि यह वैश्विक मछली का उत्पादन जो होता है यहाँ वो 7.7% का योगदान रहता है, ठीक है, जो पूरे विश्व में होता है। मत्स्य पालन में सुधार के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं वो भी देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च हुआ था, पीएम मोदी ने किया। समुद्री शैवाल पार्क पाक खाड़ी योजना भी चल रहा है। समुद्री मत्स्यिकी विधेयक भी लाया गया। फिशरीज और एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी जो है वो जुटाया गया। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी लाया गया है, ठीक है। तो ये प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार यानी कि ओपन बिजनेस जो होता है, ठीक है, ओपन ट्रेड जिसको कहते हैं, वो अग्रीमेंट समझौता जो है वो साइन कर लिया है, ठीक। चर्चा में क्यों है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उसने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की। यह घोषणा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी मैरी ट्रेवेलेयन द्वारा की गई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्विपक्षीय व्यापार संबंध पहले से ही महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष 2030 तक उस द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने पर सहमत हुए हैं, जो मई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा घोषित रोड मैप 2030 पे किया गया था। भारत और यूके दोनों देशों में नौकरी, व्यवसाय और समुदायों का सहयोग करने के पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर सहमत होने का भी प्रयास करेंगे, ठीक। बट ये एक्चुअली हो चुका है क्योंकि हम जनवरी मंथ का पढ़ रहे हैं, ठीक है, करेंट अफेयर्स। व्यापार वार्ता के समानांतर भारत यूके संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति भारत यूके व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और व्यापार समझौते के बाहर बाजार तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना जारी रखेगी, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि कोविड-19 के लिए उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति ICMR, ठीक है, ICMR द्वारा ये जारी किया गया है। कि चर्चा में क्यों है देख लेते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते मामले और इससे अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन संस्करण के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। जनवरी में काफ़ी बढ़ गया था, ये आपको पता है।
तो उस टाइम पे जो है ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अभी जो है मास्क प्रतिबंध जो पहले था कि मास्क लगाना ही है, मैंडेटरी था, वो अब हटा लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के अंदर। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति, ICMR ने नए दिशा निर्देश जारी किए थे कि किसे संक्रमण के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता है और किसे नहीं, ठीक है। स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों और कोविड रोगियों के संपर्कों को तब तक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उन्हें उम्र या रुग्णता के आधार पर उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के रूप में पहचाना नहीं जाता, ठीक है। ये उस समय उन्होंने प्रावधान जारी किए थे। अंतर्राज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले लोगों को परीक्षण करने की आवश्यकता अब नहीं रह गई थी, ठीक है। परीक्षण के तरीके थे कि ICMR ने नए दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षण जो है RT-PCR, ट्रू नेट और CBNAAT, CRISPR, LT लैम्प, ये सब जो है परीक्षण करने के एक तरीके थे, ठीक है। टूल्स था रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम या रैपिड एंटीजन टेस्ट, RAT जिसको कहते थे, माध्यम से किया जाता था, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया स्किल्स 2021, ठीक। चर्चा में क्यों था कि इंडिया स्किल्स 2021 जो है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण और 77 रजत, 53 कांस्य और 79 उत्कृष्टता पदकों से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 51 विजेताओं के साथ उड़ीसा जो है वो सारणी में जो शीर्ष पे है। इसके बाद महाराष्ट्र 30 और केरल जो है 25 विजेता इन स्टेट से शामिल हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं कि भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता कंक्रीट निर्माण कार्य, सौंदर्य चिकित्सा कार्य, पेंटिंग, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल, दृश्य विक्री, उत्पादन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी, दीवार और फर्श, टाइलिंग, वेल्डिंग आदि जैसे 54 कौशलों में भागीदारी की गई थी। युवाओं की क्षमता और पहचान को बढ़ावा देने वाली इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में इस वर्ष 26 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, ठीक है। नोट में हमारे लिए क्या है कि इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में संघाई चीन में होने वाली वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए का भी अवसर मिलेगा, ठीक है। चलिए इससे संबंधित पहल क्या है भारत सरकार की देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवा आगामी बहुमुखी लेखक युवा योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प योजना, कौशलाचार्य पुरस्कार, ये सब दिया गया है। ये सब जो है भारत सरकार के किए गए कार्य हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना श्रेयस, कौशल प्रमाणन और आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण असीम योजना भी चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। तो अगला टॉपिक है हमारा यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को WHC के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है। चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र WHC यानी विश्व हेरिटेज साइट जो है, ठीक, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण WHC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रमुख बिंदु की है कि क्या है कि देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, ये यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक अंग है। विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत के महत्वपूर्ण स्थान है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत कन्वेंशन में वर्णित 1945 में स्थापित किया गया है। भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया, जिससे इसकी साइटों को सूची में शामिल करने के योग्य बना दिया गया, ठीक है। भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अंकित किए जाने वाले पहले स्थल में जो है वो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं सेकेंड नंबर पे रहीं, आगरा का किला और ताजमहल जो है वो तीसरे नंबर पे रहा, जिनमें
से सभी को विश्व धरोहर समिति के 1983 के स्तर में अंकित किया गया था। अंकित की जाने वाली नवीनतम साइट जो है वो धोलावीरा गुजरात, एक हड़प्पा साइट जो था यह है उसको जो है शामिल कर लिया गया है अभी 2021 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, तो जुलाई 2021 तक भारत के कितने थे? 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितने? 36 राज्यों में से 19, जिनमें से महाराष्ट्र जो है वहाँ सबसे अधिक साइटें हैं, 5। वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मानदंडों को पूरा करता है, जैसा कि संगठन के चयन मानदंड द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी जो है संख्या में साइटों की संख्या में छठी सबसे बड़ी देश है। ठीक, विश्व के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हैं जुलाई 2021 तक 167 देशों में कुल 1154 जो है विश्व धरोहर स्थल थे, जिसमें 897 सांस्कृतिक और 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित संपत्तियाँ मौजूद हैं। 58 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली जो है इस सूची में सबसे ऊपर है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE और DPIIT ने पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि प्रगतिशील भारत के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक, DPIIT संयुक्त रूप से 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक यानी टोटल 1 वीक के अंदर राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11 और 12 जनवरी 2022 को शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार संबंधी इकोसिस्टम के निर्माण विषय पर 1-2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में 2014 के 76वें स्थान से 2021 के 46वें स्थान पर भारत को ले जाने के पीछे स्टार्टअप प्रमुख कारण है। पहले जो 2014 में 76वां स्थान था, ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में, अब 46 है, याद रखिएगा 2021 में। प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर देख लेते हैं कि यह नवाचार सप्ताह भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए इन एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित करेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, युक्ति 2.0 और टाइकैथॉन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से चुनी गई 75 नवीन प्रौद्योगिकियां प्रदर्शनी में भाग लेंगी और अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। नोट में हमारे लिए क्या है देख लेते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न के वर्ष के रूप में मान्यता दी गई। इस वर्ष के दौरान 40 से अधिक यूनिकॉर्न जोड़े गए। ठीक है, भारत एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है और इसे विश्व की 1/3 स्टार्टअप परितंत्र का यानी इकोसिस्टम का देश होने का गौरव हासिल है। DPIIT ने अभी तक 61,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। स्टार्टअप्स 55 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक स्टार्टअप के साथ ये 633 जिलों में फैले हुए हैं और इन्होंने वर्ष 2016 से लेकर अब तक 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया है। 45% से अधिक स्टार्टअप्स श्रेणी 2 और श्रेणी 3 यानी श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों से हैं और उनमें से 45% का प्रतिनिधित्व महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं। ठीक, इस वर्ष
स्टार्टअप इंडिया योजना के 6 वर्ष पूरे होने के रूप में चिन्हित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में जान लीजिए कि 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के समर्थन के उद्देश्य से शुरू किया गया था। याद रखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी 2016। बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि सरकार ने संशोधित यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश जारी किया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है भारत में 2021 सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश और यूनिवर्सल पहुंच क्षमता के लिए मानक जारी किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? डिज़ाइन योजना से लेकर कार्यान्वयन तक केंद्र द्वारा हाल ही में तैयार किए गए सार्वभौमिक पहुंच के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत निर्मित पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। दिशा निर्देश फरवरी 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो हैं उनके तहत CPWD जो है सेंट्रल PWD द्वारा जारी किया गया। ठीक, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्माण पर्यावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों और स्पेस मानकों का एक संशोधन भी है। ठीक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय जो है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान की एक टीम द्वारा तैयार किए गए संशोधित दिशा निर्देशों का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण देना है। दिशा निर्देश कहते हैं कि सुलभ गतिशीलता विकल्प प्रदान करने के लिए रैंप अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि रैंप को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ठीक, दिशा निर्देश रैंप की ढाल और लंबाई प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए 6 मीटर लंबाई के लिए ढाल 1 बाई कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ठीक है, दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रैंप की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई 1200 मिलीमीटर होगी। ठीक, होनी चाहिए। दिशा निर्देश केवल विकलांग व्यक्तियों यानी PWD के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी भवनों के निर्माण से लेकर मास्टर प्लानिंग शहरों तक नियोजन परियोजनाओं में शामिल लोगों के लिए है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक भवनों और परिवहन को पूरी तरह से सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। अन्य उपयोगकर्ता जो अस्थायी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं उन पर भी विचार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। देखिए इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पंजाब में प्रधानमंत्री की जो है रैली जा रही थी और उसमें सुरक्षा में जो है चूक हुई, तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जो है समिति का गठन कर दिया है। प्रमुख बिंदु ये है कि प्रधान न्यायाधीश जो NB रमना हैं उन्होंने क्या किया है कि जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की 3 न्यायाधीशों की पीठ एक संगठन बनाया। ठीक है, लॉयर्स वायर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। समिति में DGP चंडीगढ़, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और अतिरिक्त DGP पंजाब भी शामिल होंगे। नोट जो है उसमें हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा होगा कि हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। 3 सदस्यीय समिति बनी। इसका नेतृत्व मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे और उन्होंने किया। ठीक है, इसमें बलवीर सिंह संयुक्त निदेशक और IB और S सुरेश IG SPG शामिल होंगे। ठीक है, सारे संगठन के लोग शामिल होंगे। अगला टॉपिक हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, ये याद रखिएगा।
क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ देगा ऐसे चीज़ों को। ठीक है, तो चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर ये घोषणा की। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के युवा पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के द्वारा 26 दिसंबर 1705 को सिख धर्म की गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए केवल 9 और 6 वर्ष की आयु में सर्वोच्च और अद्वितीय बलिदान देने की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, नोट में क्या है कि भारत में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसके बारे में देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों रहा। केंद्रीय जल एवं शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रमुख बिंदु है कि जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों के संगठन को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 विभिन्न श्रेणियों सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम और पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सर्वश्रेष्ठ संस्थान RWA कैंपस उपयोग के धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग और सर्वश्रेष्ठ NGO, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और CSR गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में 57 पुरस्कार दे रहा है। ठीक है, देख लेते हैं और आगे क्या है। सरकार के जल समृद्ध भारत, याद रखिएगा इसको, जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना की गई है। क्यों की गई है जल समृद्धि भारत की? ठीक है, क्योंकि हमको क्या है ना, लक्ष्य हासिल करना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना की। ठीक, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। नोट में क्या है कि भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रतिवर्ष लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित किया गया है। पानी को क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। ठीक है, जिसके जो है वर्ष 2050 तक कितना हो जाने का अनुमान है, 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने का अनुमान है। भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास जो नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है। संबंधित पहल और क्या क्या है? जल क्रांति अभियान है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैच द रेन है, राष्ट्रीय जल मिशन, बहुत ही रिसेंट में ये स्टार्ट हुआ है। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, जल जीवन मिशन है, जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, कर दिया था। एक्चुअली ये चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है, उत्तराखंड में भी, और गोवा, पंजाब में आप की सरकार बन चुकी है। ठीक, निर्वाचन में चर्चा में क्यों है? ठीक है, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर की विधानसभा, देखिए 5 राज्यों में हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर। ये प्रमुख बिंदु यही होंगे कि किन किन राज्यों में हुए हैं चुनाव, और उसमें से 10 से 7 मार्च तक 7 चरणों में कहाँ करा गया है? उत्तर प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक, कितने चरणों में कराया गया है? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक एक चरण में हो गया है, वो भी 14 फरवरी को कराया गया है। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में कराया गया है। तो ये याद रखिएगा। मतगणना 10 मार्च को हुई। ठीक, कब हुई ये भी याद रखिएगा, 10 मार्च को हुई। गोवा विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 15 मार्च, मणिपुर विधानसभा 19 मार्च, उत्तराखंड पंजाब विधानसभा 23 मार्च और उत्तर प्रदेश 14 मई को समाप्त होगा। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। तो इस पे किसी का जोर नहीं है, ये न सरकार के अंडर है ना किसी न्यायालय के अंडर है। ठीक, स्थापना इसकी हुई थी 25 जनवरी 1950, बाद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया।
इस तारीख को। मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, आप लोगों को पता ही होगा। आयोग के कार्यकारी अधिकारी अभी जो है वो हैं सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त, यानी क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त और होते हैं। अनूप चंद्र पांडे भी निर्वाचन आयोग हैं। नोट में क्या है हमारे लिए देख लेते हैं कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 54 लाख से 70 लाख रुपए राज्यों के आधार पर बढ़ाकर 70 से 95 लाख रुपए कर दी गई है। ये तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिए, देखिए लोकसभा क्षेत्रों के लिए, ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च जो है वो 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए से बढ़ाकर अभी क्या 28 से 40 लाख रुपए कर दिया गया है राज्यों के आधार पर। ठीक, 2020 में चुनाव खर्च की सीमा अध्ययन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020 में एक समिति का गठन किया था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चर्चा में क्यों रहा? केंद्रीय पर्यटन जी किशन रेड्डी ने गोवर्धन बस स्टैंड पर विकसित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत गोवर्धन मथुरा का विकास प्रोजेक्ट विकसित किए गए हैं। इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, जिसके तहत रामायण और बुद्ध सर्किट जैसे विभिन्न आध्यात्मिक सर्किट के जरिए पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। ठीक, प्रमुख बिंदु क्या है कि प्रसाद योजना के तहत गोवर्धन मथुरा के विकास परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 39.73 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी। प्रसाद योजना के बारे में जान लेते हैं कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव राष्ट्रीय मिशन प्रसाद केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय रूप से पोषित एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से 15 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य देश के तीर्थ और धरोहरों को पर्यटन स्थलों की में अवसंरचना विकसित कर रोजगार सृजन करने, आर्थिक विकास पर इसके प्रत्यक्ष और बहुस्तरीय असर डालना था। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में जान लेते हैं कि यह भारत सरकार के तहत पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी भारत सरकार के 100% वित्त पोषित है। इस योजना में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉरपोरेट क्षेत्र की कॉरपोरेट सामाजिक साझेदारी CSR पहल के उपलब्ध धन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है। नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थकर सर्किट। ठीक है, पर्यटन से संबंधित अन्य सरकारी योजना है। देखो अपना देश विरासत परियोजना को अपनाएं और प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा धारचूला। भारत जो है, भारत का जो पार्ट है और धारचूला जो नेपाल का पार्ट है में महाकाली नदी पर सेतु का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धारचूला जो भारत का पार्ट है और नेपाल का पार्ट है में महाकाली नदी पर सेतु के निर्माण के लिए भारत एवं नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह पुल उत्तराखंड से नेपाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मदद करेगा। ठीक है, भारत और नेपाल दोनों सार्क, बिम्स्टेक जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के साथ वैश्विक मंचों पर एक साथ काम कर रहे हैं। महाकाली नदी के बारे में जान लेते हैं कि इसे उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है जो गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा नदी भी गंगा की एक सहायक नदी है। नदी परियोजना जो है और वो टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शारदा बैराज, ये नदी परियोजनाएं भी हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स AFD ने भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विकसित पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। ठीक है, देखते हैं आगे की चर्चा में क्यों है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT और
एजेंस फ्रेंचाइज डेवलपमेंट AFD के साथ साझेदारी में भारतीय अवशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विकसित पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं कि वर्तमान में स्टार्टअप स्पेस तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें भारत 70 से अधिक यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन के मूल्यांकन को पार करके दुनिया में अग्रणी है। यह 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है, जो स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से अभिनव कार्यान्वयन योग्य समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाने को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। चैलेंज जो भारत में पंजीकृत स्टार्टअप और भारतीय स्टार्टअप संयुक्त उद्यम के रूप में के साथ सहयोग करने वाले फ्रांसीसी अभिनेताओं के लिए खुला है। 4 विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करता है: सामाजिक समावेश, शून्य डॉप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और डिजिटल क्षमता के माध्यम से पारदर्शिता। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया। ठीक है। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह हैं और इन्होंने गणतंत्र दिवस के परेड में 2022 में भाग लिया। ठीक है। तो चर्चा में भी ये इसीलिए रहा है। ठीक। और शिवांगी सिंह जो है वो इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट हैं। पिछले साल फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ जो इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों नाम। प्रमुख बिंदु है कि शिवांगी सिंह जो वाराणसी से हैं 2017 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई और इंडियन एयरफोर्स के महिला फाइटर पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन की गई। वह पंजाब के अंबाला में स्थित इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में का हिस्सा है। ठीक है। नोट में हमारे लिए क्या है देख लेते हैं। भारत द्वारा फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमान यानी राफेल विमान के लिए एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 4 साल बाद राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को आया। अब तक 32 राफेल जेट इंडियन एयरफोर्स को दिए जा चुके हैं और 4 इस साल अप्रैल तक आने की उम्मीद है, वो भी आ चुके हैं। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रमाणन योजना चर्चा में क्यों है देख लेते हैं कि चर्चा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन प्रमाणन योजना DCS अधिसूचित की, क्योंकि इससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उदारीकृत ड्रोन नियमावली 2021 के लिए नियम 7 के तहत 26 जनवरी 2022 को अधिसूचित ड्रोन प्रमाणन योजना ड्रोन के सरल, त्वरित और श्रेणी संबंधी पारदर्शी प्रमाणन में मदद करेगी। उदारीकृत ड्रोन नियमों के साथ हवाई क्षेत्र के नक्शे, PLI उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह 2030 तक भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने की दिशा में एक कदम होगा। ठीक है। यह है एक प्रसिद्ध पेशेवर की अध्यक्षता में एक बहुहितधारक संचालन समिति जिसे सरकार और उद्योग द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाता है। एक QCI भारत का गुणवत्ता नियंत्रण सचिवालय के साथ इस योजना की देखरेख करेगा। ठीक है। तो चलिए यहीं तक था अभी हमारा इस पहले पार्ट का डिस्कशन इंडिया करंट इवेंट्स का। अगले पार्ट का हम जल्दी डिस्कशन करेंगे और जल्दी ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।